नमस्कार बच्चों, आज के हिंदी डिजिटल क्लास में आप सबको स्वागत है। मेरा नाम है जी रमेश, हिंदी पंडित जेडपीएचएस सुंदरनगर। पिछले भाग में हम 10वीं कक्षा के दूसरा पाठ माँ मुझे आने दे पद्यांश में हम उन्मुखीकरण, विधा विशेष, कवयित्री का परिचय और उसके साथ साथ विषय प्रवेश जान चुके हैं। और हम कविता पाठ में पद्य के एक अंश जो है इसे पहले हम जान चुके थे। अब हम चलेंगे पद्यांश के दूसरे भाग की ओर और इसके अंतर्गत पद्यांश के जो बचे हुए पद्य आज हम सीखेंगे। सब लोग अपने अपने नोटबुक्स लेके तैयार हो जाइए और ध्यान से सुनना, और इसके साथ साथ जो कठिन शब्दार्थ आएगा पाठ के अंतर्गत उसको अपने नोटबुक्स में लिख लेना। चलो शुरू करेंगे बच्चों, सब लोग ध्यान दें। अब शब्दार्थ सुनेंगे बच्चों। माथा यानी ललाट, सिलवट यानी सिकुड़ना, सिमटना कुंचित होना, झर झड़ी, ओस शबनम, कोर छोर, अक्स प्रतिबिंब, आसमान आकाश। अच्छा बच्चों, कठिन शब्दार्थ लिख लिए है ना, और उसके बाद अब हम इस कवितांश के भाव को भी मैं पढ़ूंगा और सभी लोग इसको ध्यान से देख लेना और समझ लेना और अपने अभ्यास पुस्तिकाओं में लिख लेना। अब हम इसका भावार्थ सुनेंगे। अनदेखी बिटिया अपनी माँ से इस प्रकार कहती है कि माँ मुझे आने से तुम्हारे माथे की सिलवटों में सिमटा जो अंधेरा उसे पोंछ दूंगी, तेरी आंखों की कोरों से ओस की बूंदों सा जो झर जाता है उसे पोंछ दूंगी। माँ मेरे आने से घर का सारी की सारी दीवारों और बंद दरवाज़ों खिड़कियों में जो अकड़ीला मिजाज चिपका है, रुकीला एहसास जो है वह भी धुल जाएगा। माँ मैंने तेरे आँखों में तैरते समुद्रों में आसमान के अक्स को देख लिए है। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। बच्चों, अब हम इस पाठ के अंतिम कवितांश की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें माँ जा सकती हूं मैं दूर पार, उस झिलमिलाती दुनिया में ला सकती हूं वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, समुंदर की लहरों के तपेड़ों में ढूंढ सकती हूं मैं मोती और सीप और नाविकों के किस्से, कर सकती हूं माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। और इसमें ये जो अनदेखी बिटिया कहती है कि माँ मैं जा सकती हूँ दूर पार, दूर पार जिसका अर्थ है जब भी मैं इस घर में से दूसरे घर, जिसका अर्थ है मैं अपने ससुराल में गए तो भी मैं वहां से खुशियां तुम्हारे लिए ला सकती हूँ माँ। इस प्रकार के जो भरोसा अपनी माँ को देती है इस अनदेखी बिटिया, और कहती है कि मैं समंदर की लहरों के तपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीप और नाविकों के किस्से, जिसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे लिए इस समंदर के तपेड़ों को भी परवाह ना करते हुए इसके अंदर जो कुछ भी मूल्यवान वस्तु है, जैसे मोती है, सीप है, जैसे नाविकों के जो अच्छे अच्छे किस्से होते हैं, और वो सभी जो है तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। जिसका अर्थ है मैं समंदर जैसे बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए तुम्हारे लिए जितने गहराई में जो खुशियां है यानी मूल्यवान वस्तु है वो सभी तुम्हारे लिए ला सकती हूँ माँ। कर सकता हूँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला, पर आने तो दे, डर मत आने दे, मुझे आने दे। और कहती है कि मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत
माँ मैं कर सकती हूँ सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। और इस अंधे की बिटिया कहती है कि मैं कर सकती हूँ माँ मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे जो है काम कर सकती हूँ। जैसे सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, यानी जैसे चमकता हुआ जो रोशनी, जिसका अर्थ है रोशनी का अर्थ यहाँ क्या है, रोशनी का अर्थ है खुशियाँ। मैं खुशियाँ तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। और रंग बिरंगे, जिसका अर्थ है जितना रंग बिरंगे खुशियाँ यानी चमक होती है, उतना भिन्न प्रकार के जो है खुशियाँ मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। ये सब मैं कब कर सकती हूँ, ये सब कब कर सकती हूँ मैं, जब तुम मुझे इस बाहर की दुनिया में आने देते हो ना। जब तुम इस दुनिया में मुझे आने की जो कोशिश करती हो, तभी मैं मुझे तुम्हारे लिए ये सभी काम कर सकती हूँ। पर एक बार मुझे इस बाहर की दुनिया में आने तो दो। इस प्रकार से इस भ्रूण जो है अपनी माँ से पुकारती है। ये जो इस कविता का जो भाव है, और इसके साथ साथ बच्चों अब हम चलेंगे इस अंतिम कवितांश के आए हुए कठिन शब्दार्थ में यहाँ लिख देता हूँ। सभी लोग जो है बच्चों अपने अपने अभ्यास पुस्तिकाओं में लिख लेना। फिर उसके बाद इस कवितांश के भावार्थ को भी मैं यहाँ लिखता हूँ। सभी लोग अपने अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखना चाहिए बच्चों। शब्दार्थ: दुनिया यानी संसार, लहर, तरंग, तपेड़, धक्का, सीप, मोती की माँ, किस्सा, कहानी, चमक, झलक, चटक, रंगों से भरा, चमकीला, प्रकाशवान। भावार्थ: गर्भस्थ बिटिया अपनी माँ को संबोधित करती हुई इस प्रकार कहने लगी कि मैं तेरे लिए उस झिलमिलाती दुनिया में दूर पार जा सकती हूँ। तेरे सपनों के चमकीले टुकड़े वहाँ से ला सकती हूँ। समुद्र के तपेड़ों को अलक्ष्य करके मोती, सीप और नाविकों के कहानियाँ खोज कर सकती हूँ। मैं रंगों से और रोशनी सा चटकीला जैसे सारे काम कर सकती हूँ। इसलिए मुझे इस दुनिया में आने दे, डर मत आने दे। अच्छा बच्चों, अब इस माँ मुझे आने दे कवितांश में आए हुए अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के प्रश्नों पर हम एक बार ध्यान देंगे, और इस प्रश्नों के उत्तर में यहाँ देता हूँ। सभी बच्चे जो है इसको अपने अपने पुस्तिकाओं में लिखना पड़ेगा। इसमें पहला प्रश्न है, माँ मुझे आने दे कविता समाज की किस स्थिति की प्रकट करती है, लिखिए। और इसका उत्तर यह है कि माँ मुझे आने दे कविता समाज में स्त्री के प्रति अन्याय हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। समाज में हरेक को माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए, इस विषय को हमें याद कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, भ्रूण हत्या एक सामाजिक और मानवीय अपराध है, अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर यह है कि भ्रूण हत्या एक सामाजिक मानवीय अपराध है क्योंकि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व होता है। स्त्री पुरुष ये गाड़ी के दो पहिए जैसे होते हैं। ऐसी ममत्व प्रेमी बेटी को इस दुनिया में आने ना देना एक महापाप है, यह क्षमा तुल्य नहीं है। तीसरा प्रश्न है, समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। इस पर अपने विचार बताइए। उत्तर यह है कि
समाज के निर्माण में स्त्री पुरुष दोनों का समान महत्व है। समाज शक्ति के दो रूप होते हैं। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की है। जहाँ नारी होता है वहाँ देवता बसते हैं। यह बात भी कहा जाता है, नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। समाज में स्त्री पुरुष दोनों का साकार रूप है। इन दोनों का समाज निर्माण व विकास में समान महत्व होता है। इस पाठ के अंतिम छोर की ओर जाएंगे। इसमें भाषा की बात पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर भाषा की बात में आए हुए अंशों को हम चर्चा करेंगे और उसके उत्तर भी मैं यहाँ दे देता हूँ और इसको अपने पुस्तिकाओं में लिखना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, और इस पाठ के भाषा की बात की अब चर्चा करेंगे। इसमें आप बीट के अंतर्गत जो पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के अंदर यहाँ 3 शब्द है। एक जो है खुशबू, समुंदर, धम्ब। और खुशबू का पर्यायवाची शब्द क्या है यहाँ? सुगंध। और दूसरा सुवास। खुशबू यानी सुगंध और सुवास। और दूसरा समुंदर। समुंदर यानी सागर, रत्नाकर, समुद्र। और तीसरा दंभ। दंभ का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? गर्व और घमंड। और यहाँ दूसरा वचन बदलना, यानी एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन। यहाँ एक वचन से बहुवचन दिया है। एक जो है सदी, सदी, सदिया। और मोती, मोतिया नहीं होता इधर, मोती, मोती। एक वचन और बहुवचन में मोती ही होता है। और तीसरा किस्सा, किस्से। अच्छा बच्चों, ये अपने नोट्स में लिख लो। बच्चों अब यहाँ पर है आ भाग में मोती, सीप, विग्रह कर समास पहचाने। यहाँ पर 2 वस्तु है, मोती है और सीप है, इसलिए ये कौन सा समास बनता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व बोले तो ड्यूअल, यानी 2। मोती और सीप कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और यहाँ पर उद्दंडता, विशेषता, कोमलता, मधुरता, ता प्रत्यय का प्रयोग कर और 3 शब्द लिखिए। यहाँ अंत में क्या प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? ता है। यहाँ पर ता है और यहाँ पर ता है। ये भी ता और ये भी, यानी ता प्रत्यय जोड़कर और एक 3 शब्द लिखना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर? मानवता। मानवता में ता प्रत्यय। और सरलता यानी ता प्रत्यय। और यहाँ पर कोमलता। मानवता, सरलता और कोमलता यानी ता प्रत्यय। फिर उसके बाद ई भाग में कविता से 3 भाववाचक संज्ञा शब्द लिखिए। भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है? मानवता और उद्दंडता, विशेषता। ये जो 3 शब्द है भाववाचक संज्ञा के, मानवता, उद्दंडता, विशेषता। अब इसमें भाषा की बात के अंतिम जो भाग है, यहाँ पर ई, इसमें रुखीला, अखडीला जैसे शब्दों में ईला प्रत्यय है, ऐसा और 2 शब्द बनाना। कितने शब्द बनाना? 2 शब्द बनाना। ईला
जोड़ने से। जैसे यहाँ पर है चटकीला और चमकीला। ये जो चमकीला और चटकीला, यहाँ अंत में क्या है, कौन सा प्रत्यय है, ईला। चमक ईला, चमकीला, चटकीला, चटकीला, ये दो शब्द है। ये सब जो है भाषा की बात में जो कुछ भी अब तक आए हैं, ये सभी जो है बच्चे अपने अपने नोटबुक में लिख लेना पड़ेगा और इसे ध्यान से याद करना पड़ेगा। ये जो है हमारा 10वीं कक्षा के तीसरा पाठ है, माँ मुझे आने दे। अच्छा बच्चों, ये जो पाठ तुम्हारे कैसा लगा, और हम दूसरे पाठ के साथ हमारे डिजिटल क्लास में फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।